तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट टू है, ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर 2 का हम लोग कल पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार और एवं लवण का पार्ट 2, ठीक है। तो अगर वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये जो नोट्स है इसको पढ़कर आप 95% बना सकते हैं, ठीक है। ये हैंड राइटिंग नोट्स है और ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तनुकरण, ठीक है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है ये पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या है, सो देखो। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंस हाइड्रोनियम, ठीक है। इस पीएच में पी सूचक है, यानी कि पुषांश, यानी कि पोटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुषांश बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि शक्ति, ठीक है। क्या होता है, शक्ति इसका अर्थ होता है, ठीक। अब इसका डेफिनेशन आइए देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, ठीक है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन रहता है उसकी सांद्रता को हम लोग जब ज्ञात करते हैं तो हम लोग किसका मदद लेते हैं, पीएच स्केल का मदद लेते हैं, ठीक है, सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। इसका और एक डेफिनेशन है, इसका देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के को पीएच स्केल कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है डेफिनेशन, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और एग्जाम में आप लोग सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। अब हम लोग कुछ नोट्स को देख लेते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है, 7। उदासीन में पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। कितना होता है, 7। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलयन अम्ल होता है। यानी कि पीएच मान अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता है, ठीक है, अगर 7 से ज्यादा होगा, यानी कि जो 7 होगा तो वो उदासीन हो जाएगा, और 7 से कम होगा तो वो क्षार हो जाएगा, ठीक है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षार होता है। क्या होता है, 7 से अगर अधिक होगा, ठीक है, प्लस की तरफ होगा तो वो क्षार कहलाएगा, और अगर माइनस की तरफ होगा तो अम्ल कहलाएगा। आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है, निम्न विलयनों के पीएच मान। तो विलयन जो होता है जठर रस, ठीक है, तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। तो जठर रस कहाँ पे होता है, हम लोग का स्टोमच, यानी कि हम लोग का पेट में होता है, ठीक है। उसके बाद होता है नींबू का रस। तो नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे एग्जाम से पूछता है क्वेश्चन। शुद्ध जल, शुद्ध जल का होता है 7, ठीक है। शुद्ध जल जो हम लोग शुद्ध जल पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। रक्त यानी कि जो हमारा खून है उसमें 7.4 होता है पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में होता है 10, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में होता है 14, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होता है पीएच मान 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, 0। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि जठर रस अम्ल है कि क्षार है, नींबू का रस अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है, सो देखते हैं। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जो सबसे अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब हो गया कि ज्यादा, यानी कि अधिक, ज्यादा अम्ल। इसका उदाहरण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक और H2SO4, ठीक है। तो ये आप लोग उदाहरण देख सकते हैं। उसके बाद है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कि कम, कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, CH3COOH होता है, ठीक है। अब ये समझ में। हम लोग देखते हैं प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या है, सो देखते हैं। वे क्षार
जिनका जल विलयन में पूर्णतः आयन हो जाता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। प्रबल क्षार का मतलब होता है कि ज्यादा क्षार उत्पन्न करता है। और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे क्षार जो जल विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं, यानी कि कम क्षार जो उत्पन्न करता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या हम सो देखो, अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा का नाम आप लोग सुने होंगे। वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, यानी कि पीएच मान 5.6 से कम हो गया। ठीक है, यानी कि 7 से कम हुआ ना, ये 5.6, तो वो क्या हो गया? अम्ल वर्षा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अम्ल वर्षा के कुप्रभाव, यानी कि अम्ल वर्षा होने पर इसका कुप्रभाव क्या पड़ता है। तो पहला है, अम्ल वर्षा का जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। यानी कि जब अम्ल वर्षा होती है और जब नदी में या फिर कहीं भी समुद्र में गिरती है तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी कि जीने के लिए उसका जीवन जैसे मछली का कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगता है। देखिएगा कि पहले का ताजमहल को आप लोग देखिएगा, आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले का फोटो देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा वाइट वाइट दिखता होगा ताजमहल। अभी आप लोग देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा पीलापन नजर आएगा। क्यों पीलापन नजर आता है ताजमहल में? क्योंकि अम्ल वर्षा होके वो अम्ल वर्षा जब होती है तो काला पड़ने लग जाता है ताजमहल। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। ठीक है, इसीलिए। और पूरा जो ताजमहल है वो का कैल्शियम से बना हुआ है, यानी कि उसका जो संगमरमर बना होता है वो कैल्शियम का ही बना होता है, इसीलिए। और ये क्या करता है? अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है, इसके चलते। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का मान क्या होता है। तो हमारे शरीर का पीएच परास 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर का जो पीएच परास रहता है वो क्या रहता है? 7 से 7.8 के बीच में रहता है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 5.6 से कम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि अम्ल वर्षा होगा। ठीक है, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। हमारा उदर ऐसा, यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा उदर, उदर का मतलब क्या हो गया? पेट। ठीक है, उदर का मतलब हो गया पेट। हमारा पेट क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे पेट को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है वह क्या काम करता है? भोजन को पचाने में काम करता है। ठीक है, अपच होने पर हमारे पेट में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, जब अपच हो जाता है, यानी कि देखिएगा कि कभी कभी खाना नहीं पचता है हमारे पेट में, तो वो क्या होता है? हमारे पेट में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न हो जाता है। इसके चलते क्या हो जाता है? कभी पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है। इससे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। और आप लोग जब पेट दर्द करेगा, खाना नहीं पचेगा, तो आप कौन सा डॉक्टर दवाई देगा? एंटासिड नामक का एक दवाई देगा। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं 4, मुंह के पीएच का मान लगभग कितना होता है? 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संक्षरित होने लगता है। आप लोग देखिएगा किसी का दांत पीला पीला दिखेगा। क्यों दिखता है? क्योंकि उन लोग के मुंह में जो होता है 5.5 से कम अम्ल रहता है, इसके लिए कभी दांत पीला दिखता है और किसी का व्हाइट दिखता है। जिसका व्हाइट दिखेगा सोचना कि अम्ल जो है 5.5 से ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, मधुमक्खी को जब हम लोग काटता है तो उसमें उसका डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल रहता है। डंक मारे गए अम्ल में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, जब हमारा
अम्ल काट देगा, यानी कि जो मधुमक्खियां जब हम लोग को काटता है, तो हम लोग बेकिंग सोडा अगर उसमें चढ़ा देंगे तो क्या करेगा, वो दुर्बल क्षारक के उपयोग से क्या हो जाएगा, हमें आराम मिलेगा। आ गया समझ में? अब हम लोग देखते हैं आगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल है, जैसे कि सिरका। सिरका जो है एसिटिक अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल रहता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछता है। ध्यान से देखो। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को जलन होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और नेटल का डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग देखते हैं साधारण नमक से बनाने वाले पदार्थ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है कास्टिक सोडा का? NaOH होता है। ठीक है, क्या होता है? NaOH। तो ये जो है से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड के जैव विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह योजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि साधारण नमक से साधारण नमक से बनने का जो पदार्थ है, अभी हम लोग इसका उपयोग को देखेंगे। बॉक्साइट के धातु कर्म में उपयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है? बॉक्साइट के धातु बनाने में। पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। और साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को प्रयोग भी बता दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे विरंजक चूर्ण। तो इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2 होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का होता है CaOH2, और वह क्लोरीन यानी कि Cl2 की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग को देखेंगे। तो पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग अगर कुआं में क्या बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा चला जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन सा चूर्ण को डालते हैं? विरंजक चूर्ण को डालते हैं। यानी कि बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग डाल देंगे तो सारा कीटाणु क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें कीटाणु नहीं लगता है। उपयोगशाला यानी कि प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण के रूप में उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि कागज भी खराब नहीं होता है, कागज में भी कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है इसके लिए। ठीक, आइए समझ में। अब हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, तो इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। उसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग के देखते हैं स्वादिष्ट सस्ता पकोड़े बनाने में। ठीक है, आप लोग कभी पकोड़े खाए होंगे, तो वहाँ पे क्या देता है? वहाँ पे बेकिंग सोडा को देता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को जब देता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पकोड़े खाने में। ठीक है, खस्ता होता है। क्या होता है? खस्ता। पेट की अम्लता को दूर करता है। ठीक है, अगर ज़्यादा सोडा खाएगी तो पेट की अम्लता दूर कर देगा, जिससे खाना पचने में दिक्कत हो जाएगा। अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे धोने का सोडा। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है धोने का सोडा। ठीक है,
बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, उनके पूर्ण क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी कि जो जब हम लोग खाने का सोडा को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उससे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और उसको हम लोग अच्छे से क्रिस्टलीकरण कर देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, धोने का सोडा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि रफ यूज जो होता है। अब हम लोग धोने का सोडा का यानी कि इसका उपयोग देखेंगे। तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज बनाने में किया जाता है। कांच यानी कि धोने में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। आ गया समझ में। तो हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस को कहाँ पे यूज करते हैं, सो देखो, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है, यानी कि CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम कार्बोनेट यानी अद्रहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, ठीक है। जब प्लास्टर यानी कि जिप्सम जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आप लोग उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग उपयोग को देखते हैं भवन निर्माण होने में, दांत चिकित्सा में, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों के बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि किसी का पैर टूट जाता है तो वहां पे डॉक्टर एक परत चढ़ाता है पैर के ऊपर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आ गया समझ में। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।